हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि टाइटल एंड थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि आज हम इंग्लिश के बेसिक्स को कवर करने वाले हैं और बहुत सारे लोग यहीं पर अटकते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि सेंटेंस को फॉर्म कैसे किया जाता है इन इंग्लिश एंड सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए क्या-क्या एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि एलिमेंट्स क्या-क्या होते हैं और कौन-कौन से एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं एक सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए इन इंग्लिश। वीडियो बहुत ही ज़्यादा एंगेजिंग होने वाला है, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल and watch this video till the end. So without further delay, let's get started. ऑल राइट, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या क्या बेसिक्स होने वाले हैं। सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो मेक श्योर आप कॉपी एंड पेन लेकर के बैठें और किसी शांत एरिया में बैठें सो दैट आप इस वीडियो से मैक्सिमम वैल्यू ले पाए। द गोल्डन ट्रुथ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द बेसिक्स। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि फॉर्मेशन हम सीख लेते हैं, सेंटेंस की मॉडल्स हम सीख लेते हैं, टेंसेस हम सीख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, फ्लुएंसी फ्लुएंसी इंपॉर्टेंट होती है या फिर कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट होता है। वो बाद में आती है। पहले बेसिक्स ज़रूरी होते हैं और बेसिक्स जब तक नहीं क्लियर होते हैं तब तक आप किसी भी सेंटेंस को फॉर्म ही नहीं कर पाओगे। तो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो एंड अंडरस्टैंड व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ द इंग्लिश। नाउ हियर आर सम रूल्स। वी विल कवर द बेसिक्स फर्स्ट, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। तो सबसे पहले हम बेसिक्स कवर करने वाले हैं एंड उसके बाद बाकी सारी चीजें होने वाली हैं। एंड ऐसा नहीं है कि मैं आपको बीच में बेसिक्स सिखा करके ही छोड़ देने वाला हूँ। आई विल कवर ईच एंड एवरीथिंग सो दैट यू कैन स्पीक इंग्लिश एंड बिकम अ कॉन्फिडेंट स्पीकर। और मैं आपके लिए पूरी सीरीज लेकर के आने वाला हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ जो पीपीटी की प्रेजेंटेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, बट मेक श्योर उसको डाउनलोड करने से पहले आप ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा सो दैट यू कैन एग्जैक्टली अंडरस्टैंड कि किस तरीके से उस प्रेजेंटेशन को यूज करना है। नाउ हैव अ पेन एंड पेपर रेडी सो दैट यू कैन मेक नोट्स। क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं इस वीडियो में? एलिमेंट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक्सटेंशन क्या होता है, फिर इसके बाद हम देखने वाले हैं डी टेक्निक क्या होती है, उसके बाद ट्रांसलेशन देखने वाले हैं एंड कंप्लीट सेंटेंस फॉर्मेशन लास्टली, जब आप मेरे साथ ही कंप्लीट सेंटेंस फॉर्मेशन कर रहे होगे। ऑल राइट, तो आगे बढ़ते हैं। टेल मी व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू मेक अ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू यू। टेल मी इन द कमेंट्स। लेट्स सपोज एक हम एग्जाम्पल लेते हैं जो कि बहुत बेसिक एग्जाम्पल है, बट यहाँ से आपको सारी चीजें बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। मैं घर जा रहा हूँ। अब मैं घर जा रहा हूँ में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। इसमें एक सब्जेक्ट भी आ गया, मैं मतलब मैं हूँ, ठीक है। जा कौन रहा है, मैं जा रहा हूँ, राइट। फिर इसके बाद मैं घर जा रहा हूँ, घर भी आ गया, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट भी आ गया। फिर जा रहा हूँ, एक क्रिया भी आ गई, मतलब कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ कुछ, राइट। फिर इसके बाद एक ये भी आ गया कि किस टाइम पे कर रहा हूँ, दैट इज द लास्ट वर्ड, हूँ। उससे समझ में आ रहा है कि भाई अभी जा रहा हूँ, है ना। नाउ सेंटेंस के क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं एक बार हम देखते हैं कि क्या क्या सेंटेंस के स्ट्रक्चर हो सकते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दी स्ट्रक्चर। सबसे पहले एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। उसके बाद एक नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है विच इज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। उसके बाद होता है इंटेरोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। इसके बाद होता है एक डब्ल्यू एच सेंटेंस। डब्ल्यू एच सेंटेंस में डब्ल्यू एच प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन, ये आ जाता है। इसके बाद होता है एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव और डब्ल्यू एच नेगेटिव। इसमें होता कुछ नहीं है, बस आपको नॉट लगा देना होता है सो दैट ये नेगेटिव बन जाता है, ठीक है। अब इन सेंटेंस को देख करके आप परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा, क्योंकि इन सेंटेंस को स्ट्रक्चर को याद रखने के बहुत ही सिंपल तरीके होते हैं। आपको सिर्फ फर्स्ट वाला याद रखना है, फर्स्ट सेंटेंस विच इज सिंपल सेंटेंस, सिंपल स्ट्रक्चर। अच्छा, एक और चीज जो मैं मेंशन करना चाहूंगा कि ये जो सिंपल सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस होता है ये आंसर देने में यूज होता है, एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस और डब्ल्यू एच सेंटेंस जो होता है ये क्वेश्चन करने के लिए यूज होता है, ठीक है। एंड उसके नीचे ये नेगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव और डब्ल्यू एच नेगेटिव, ये सेंटेंसेस भी क्वेश्चन करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। सो इनको याद कैसे रखना है, बहुत ही सरल तरीका है, वो भी मैं अभी बताता हूँ। और बाय द वे जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप इनको स्ट्रक्चर फॉर्म में रखोगे और बनाओगे, तब आपको अपने आप ही प्रैक्टिस हो जाएगी सो दैट यू कैन एग्जैक्टली नो कि कहाँ पे कौन सा एलिमेंट पुट करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये सिंपल वाला याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन।
इसके बाद नीचे आ जाते हैं नेगेटिव में क्या एड ऑन हुआ है। नेगेटिव में सिर्फ नॉट एड ऑन हुआ है, बाकी आप देखोगे तो सारी चीजें अपनी अपनी जगह पे सिंपल स्ट्रक्चर की जगह। ठीक है, फिर आपको इंट्रोगेटिव पे आना है और इंट्रोगेटिव पे आकर के आपको सिर्फ दो चीजें फ्लिप करनी है। आपको हेल्पिंग वर्ब पहले रख देनी है और सब्जेक्ट जो है वो सेकंड वाले नंबर पे रख देनी है। दैट्स इट। फिर बाकी का जो सेंटेंस है वो पूरा सिंपल सेंटेंस की तरह ही है। ठीक है, इसी तरीके से आपको डब्ल्यू एच देखना है। डब्ल्यू एच में सिर्फ आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले डब्ल्यू एच लगा देना है, उसके बाद पूरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं इन स्ट्रक्चर को। ठीक है, अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या है, हैव प्लस नॉट लगा देना है, वही बन जाएगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव। फिर डब्ल्यू एच नेगेटिव में भी सेम चीज करनी है आपको, कि हैव प्लस नॉट लगा देना है, वो नेगेटिव हो जाएगा। करेक्ट। आई होप दिस हेल्प्स यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। अभी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, हो सकता है आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट इसको बहुत ही लाइटली लेना है क्योंकि बहुत ही इजी प्रोसेस होगा इनको समझने का। ठीक है, ये स्ट्रक्चर याद रखना है बस, और ये प्रैक्टिस से आएंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं आएंगे कि आप रट्टा मार लो, ऐसे बिल्कुल भी नहीं आने वाले। ठीक है, नाउ फर्स्ट वी विल कवर द सिंपल वन। सिंपल सेंटेंस से हम सारे एलिमेंट्स देखेंगे कि एलिमेंट्स होने क्या वाले हैं और क्या क्या चीजें हैं इन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में। ठीक है, सिंपल से एग्जांपल लेने वाले। सबसे पहले समझते हैं सब्जेक्ट क्या होने वाला है। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड द एलिमेंट वन बाय वन। ओके, सब्जेक्ट सब्जेक्ट जो होता है वो व्यक्ति वस्तु स्थान, कोई भी व्यक्ति कोई भी वस्तु या फिर कोई भी स्थान वो सब्जेक्ट कहलाता है। और ये हिंदी वाक्य में इसका आइडेंटिफिकेशन कहाँ करोगे आप, इंग्लिश वाक्य में कैसे करोगे वो भी बता देता हूँ। हिंदी वाक्य में ये 75% शुरुआत में ही मिलते हैं। मतलब अगर आप एग्जाम्पल देखो तो ये हिंदी में सिर्फ पहले नंबर पे आ रहा है। ठीक है, मैं घर जा रहा हूँ, मैं कौन है, सब्जेक्ट है। आई एम गोइंग टू द होम, राइट। सो दिस इज द सब्जेक्ट। होप दैट इज क्लियर। अगर कोई भी डाउट आता है जस्ट कमेंट में जो अपना डाउट है वो पुट कर दीजिएगा, आई विल ट्राई टू आंसर दैट। ओके, सेकेंड वर्ड इज हेल्पिंग वर्ब। व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब नाउ, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। हेल्पिंग वर्ब जो सहायक क्रिया होती है, जो क्रिया की सहायता करती है, और अगर इजी लैंग्वेज में बताऊं तो जो क्रिया के होने का समय बताती है, मतलब कौन सा काम कब हो रहा है वो बताती है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द ब्लड ऑफ इंग्लिश। ना इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, ये हिंदी वाक्य में 100% आखिरी में मिलती है। जैसे मैं घर जा रहा हूं, अगर मैं घर जा रहा केवल इतना बोल करके रुक जाऊं और हूं ना लगाऊं तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि भाई सेंटेंस कहाँ का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फिर फ्यूचर का है। राइट, तो वही ये ब्लड ऑफ इंग्लिश है। इसीलिए इसको ब्लड ऑफ इंग्लिश कहा जाता है कि ये पूरी एक हेल्पिंग वर्ब अगर सेंटेंस में मिसिंग है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि सेंटेंस किस टेंस में बन रहा है, कब का सेंटेंस है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फिर फ्यूचर का है। राइट, सो इट इज दैट इज दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लड ऑफ इंग्लिश। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट एलिमेंट विच इज मेन वर्ब। व्हाट इज द मेन वर्ब, अभी हेल्पिंग वर्ब समझ ली, सब्जेक्ट समझ लिया, अब ये मेन वर्ब क्या है समझते हैं। मेन वर्ब क्रिया होती है, दिन भर में किए जाने वाले काम। एग्जाम्पल, आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, सोना, नहाना धोना, एवरीथिंग जो हम काम करते हैं विच इज क्रिया, मेन वर्ब। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है इसका हिंदी में, ये हिंदी वाक्य में 100% हेल्पिंग वर्ब के पहले मिलते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो है वो लास्ट में मिलती है, उसके पहले ये मिल जाते हैं। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक लड़का हूं, अब मेरे अलग अलग फॉर्म होने वाले हैं। दोस्त के साथ मुझे दोस्त जैसा बन के रहना पड़ेगा। फिर मैं एक बहन का भाई भी हूँ तो मेरे को वहां पर भी एक रोल प्ले करना होता है। फिर मैं एक बेटा भी हूँ तो मेरे को वहां पर भी रोल प्ले करना होता है। फिर मैं किसी का दूर का भाई भी हूँ, वहां का भी रोल प्ले करना होता है। सो देर आर मल्टीपल रोल्स ऑफ द वर्ब। ठीक है, मतलब एक सिंगल लड़के के मल्टीपल रोल्स होते हैं। उसको अपने दोस्त के साथ भी रहना पड़ता है, उसको अपने भाई के साथ भी रहना पड़ता है, उसको अपनी बहन के साथ भी रहना पड़ता है, उसको अपनी मम्मी पापा के साथ भी रहना पड़ता है। सो अलग अलग रोल अलग अलग जगह पे रिक्वायर्ड होते हैं। एंड द लाइक प्लेसिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर मैं बेटे की जगह पे दोस्त का रोल प्ले करने लगूं तो वो गलत हो जाएगा। सो सिमिलरली आपके पास मल्टीपल फॉर्म ऑफ वर्ब है और ये अपने अपने प्लेसेस पर यूज होते हैं।
थोड़ा सा बताता हूँ किस तरीके से। V1 जो V1 होती है वो वर्तमान और भविष्य के लिए यूज की जाती है, ठीक है, जैसे कि डू और गो। V2 भूतकाल के लिए ही यूज की जाती है केवल, ठीक है, डिड और वेंट। जो V3 है वो ऐसे कार्य जो 100% कंप्लीट हो चुके हैं उसके लिए किए जाते हैं, ठीक है, उसके लिए यूज होती है। V4 जो होती है वो ING फॉर्म होती है, ऐसे कार्य जो होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब होते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, मैं जाता हुआ नजर आ रहा हूँ, राइट, सो डूइंग, गोइंग। एंड जो V5 होता है वो V1 की तरह ही होता है लेकिन उसका सिंगुलर फॉर्म होता है, ठीक है। सो ये भी भविष्य वर्तमान के लिए ही यूज की जाती है एंड इसका यूज सिर्फ एक ही जगह पे होता है, वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा किस जगह पे यूज होता है। अभी के लिए आप ये समझिए कि ये सारे वर्ब अलग अलग प्लेसेस पे यूज होते हैं जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट एलिमेंट विच इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? अब ऑब्जेक्ट जो होता है वो होता है उद्देश्य, एम, टारगेट या फिर गोल, ठीक है। दुनिया के सभी प्रश्न का उत्तर देने के लिए ऑब्जेक्ट का निर्माण हुआ है, ठीक है। कोई भी कार्य बिना किसी उद्देश्य के किया ही नहीं जाता। अब ऑब्वियसली आप कहीं पर जा रहे होते हो तो कोई ना कोई आपका टारगेट, कोई ना कोई आपका उद्देश्य तो होता ही है, कोई ना कोई गोल होता है कहीं पे जाने का, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू द मार्केट, वाई, टू टेक सम वेजिटेबल्स या फिर टू टेक सम ग्रोसरीज। तो कोई ना कोई उद्देश्य है हमारे मार्केट जाने के लिए, ठीक है। तो वही कि जैसे आई एम गोइंग, कहाँ जा रहे हो? कॉलेज, आई एम गोइंग टू द कॉलेज, ठीक है। आई एम लर्निंग, क्या लर्न कर रहे हो? इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है एक्टिव एंड पैसिव का, ठीक है। एक्टिव जो होता है वो होता है कोई ऑब्जेक्ट हम बता रहे हैं, ठीक है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को उद्देश्य बता रहे हैं। जैसे आई एम गोइंग टू कॉलेज, कॉलेज इज ऑब्जेक्ट, ठीक है, बट वो पैसिव है, मतलब एक्टिव ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नाउ आई एम कॉलिंग हर, ठीक है, तो यहाँ पर सामने वाला पर्सन इज ऑब्जेक्ट बट वो पैसिव है, ठीक है। आई नो कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा बट अभी इसको जस्ट समझना है, आपको इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा बट डोंट वरी, आई विल लाइक क्लियर योर कंफ्यूजन एज वेल, ठीक है। अब ये हिंदी में मिलते कहाँ हैं? ये 100% मेन वर्ब के पहले मिलते हैं। तो पहले लास्ट में हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके पहले हमारी मेन वर्ब होती है, उसके पहले ये ऑब्जेक्ट होते हैं। कैसे, ये आगे भी देखेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ नेक्स्ट, एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट। एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट के पहले मिलते हैं। जैसे मैं राहुल के साथ घर जा रहा हूँ, ठीक है, अभी तक हम ये देख रहे थे मैं घर जा रहा हूँ। अब एक और एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट आ गया, एक्स्ट्रा एक्सटेंशन आ गया कि मैं राहुल के साथ घर जा रहा हूँ, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द डी टेक्निक। अब समझते हैं कि डी टेक्निक होती क्या है और इसको यूज किस तरीके से किया जाता है, सो दैट यू कैन एग्जैक्टली गेट टू नो अबाउट द पिक्चर कि हमें ट्रांसलेशन कैसे करना होता है और डी टेक्निक का यूज कैसे करना होता है, ठीक है। एंड दिस इज द एप्लीकेबल फॉर सिंपल सेंटेंस, ओके। मैं मुंबई जा रहा हूँ, ठीक है। तो कभी भी आपको ये देखना है कि सबसे पहले आपको सेंटेंस को याद रखना है, स्ट्रक्चर याद रखना है। अब अगर आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को याद रखोगे, सिंपल सेंटेंस जो मैंने पहले बताया था, विच इज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। तो सब्जेक्ट कहाँ पर मिलता है? 75% आपको शुरुआत में मिल जाता है, विच इज दिस, ठीक है। दैट मीन्स ये सब्जेक्ट हो गया, मैं। सो आई, अब मुंबई जा रहा हूँ। अब आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, नेक्स्ट एलिमेंट आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए आपको क्या देखना है? वो लास्ट में मिलती है। तो हूँ, तो मतलब आई के साथ आई एम आता है तो एम लगा दिया, विच इज हूँ। अब मुंबई जा रहा हूँ, तो इसके बाद हमें क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या चाहिए होता है? मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब जा रहा हूँ, ये कहाँ मिलती है आपको? हेल्पिंग वर्ब के जस्ट पहले। जा रहा हूँ, जाना आना, तो जाना हो गया, गोइंग। अब ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। मुंबई, ये कहाँ मिलते हैं? अब चाहिए क्या है? मतलब ऑब्वियसली हमें इंग्लिश सेंटेंस में मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो आपका हो जाएगा मुंबई, राइट। तो मुंबई आपका ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट आपको चाहिए मेन वर्ब के बाद। लेकिन ये हिंदी सेंटेंस में कहाँ मिलता है? मेन वर्ब के जस्ट पहले, जैसे यहाँ पर है, जा रहा उसके बाद मुंबई, ठीक है। तो नाउ आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई एम गोइंग टू मुंबई, राइट। सो दिस इज द बेसिकली
थिंग जो आपको पूरा ट्रांसलेट करना होता है, एंड दिस इज दी ओनली डी टेक्निक जहां पर आप इस पूरे सेंटेंस को सबसे पहले आप मैं पे लेते हो, आपने सब्जेक्ट उठाया एंड पूरा डी बनाया, लास्ट में चले गए, ठीक है, जहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब मिली, हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर मेन वर्ब मिली, और मेन वर्ब के बाद आपको फिर ऑब्जेक्ट मिल गया, और आपने पूरा प्लेस कर दिया, इसी तरीके से ट्रांसलेट कर दिया। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा एज इट इज आई, फिर इसके बाद आपने चले गए पीछे, पीछे से आपने उल्टा सेंटेंस को पढ़ दिया मैं की तरफ, ठीक है, हूँ विच इज एम, फिर जा रहा विच इज गोइंग, फिर मुंबई, इसका मतलब टू मुंबई, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू ट्रांसलेट द सेंटेंस। एंड अब इसके बाद एक एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट वाला भी हम एग्जांपल देखते हैं। मैं सोमवार को ट्रेन से अपने परिवार के साथ मुंबई जा रहा हूं। अब आपको करना ये बस वही सिंपल टेक्निक, डी टेक्निक लगानी है। मैं आपने रखा आई, इसके बाद फिर सीधा चले गए आप पीछे, हूं आई एम, जा रहा गोइंग, कहाँ जा रहे हो मुंबई, टू मुंबई, फिर साथ परिवार के साथ, परिवार के साथ होगा विद माय फैमिली, ठीक है, फिर किससे जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, तो फिर अगेन बाय ट्रेन, फिर कब जा रहे हो, सोमवार को जा रहा हूँ, बाय ट्रेन के बाद आ जाएगा ऑन मंडे, राइट। So this is how you translate the sentence and this is how you use the D technique. I hope that is clear. If it is clear, just let me know in the comment, and if there is any doubt, just let me know in the comment as well. I'll just reply that. How many of you understood this strategy can change the way you learn and achieve more? That basic practice and the right information can give you that raise and hike to speak English confidently. It is very easy to learn and apply all of these, right? So make sure जो भी आपके doubts हैं, please feel free. So make sure जो भी आपके doubts हैं, आप अपने comments में डालिए। comments में आपके जितने भी doubts होंगे उनको reply करने का try करूंगा, ओके? तो ये थे कुछ basics of English जो बहुत ही ज़्यादा helpful होते हैं आपकी English speaking journey में। एंड मेक श्योर इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो करके रख लो, बिकॉज इस चैनल पे आपको ऐसे ही इंग्लिश स्पीकिंग के वीडियोस मिलते रहेंगे और इसकी पूरी सीरीज मिलेगी आपको। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।